हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए जीआईबी मेहनत सीरीज के तहत इंपॉर्टेंट समरी सेशन लेकर हाजिर हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4 है आपका, और इस एग्जाम से संबंधित आज एक खास यूनिट का समरी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। आज क्लास 7th है मॉड्यूल सी की, और जब भी हम मॉड्यूल सी की बात करते हैं तो पूरी तरह से मार्केटिंग बेस्ड सेशन है ये मॉड्यूल सी। हम आज डिस्कस करेंगे बीसीएसबीआई। बीसीएसबीआई was the codes, voluntary codes related to basic standards which banks have to follow while servicing to their customers। कहने का मतलब है कि यहां पर सरल भाषा में देखा जाए तो बैंकों को अपने कस्टमर को डील करते समय कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है, और वो स्टैंडर्ड्स इन कोड के अंतर्गत बताए गए। तो बीसीएसबीआई यानी कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कुछ वॉलंटरी कोड्स थे जो वर्ष 2006 में इंट्रोड्यूस किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इन कोड्स को तैयार किया गया। इसके बारे में समझते और जानते हैं क्या मुख्य बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। बीसीएसबीआई, द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI was set up on 18th Feb 2006 as a collaborative effort of Reserve Bank of India and Bank। तो ये जो कोड्स हैं, इन कोड्स को वर्ष 2006 में स्टैब्लिश किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के द्वारा, लेकिन इसके लिए आरबीआई के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई थी, और जब हम उस कमेटी की बात करते हैं तो उस कमेटी को लीड किसने किया था, उसके हेड थे एसएस तारापोर साहब। एसएस तारापोर साहब, ठीक है। तो इनकी जो रिकमेंडेशन आई, इन्होंने बताया कि हमारे देश में जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं कस्टमर को जब भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसको कुछ उन सर्विसेज के अंतर्गत कुछ स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है, जिसके तहत कस्टमर को सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का डिलीवरी की जाए और वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, जैसे कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और साथ साथ में बैंकिंग सेक्टर पर विश्वास लगातार बढ़े। और इस नजरिए से एक बोल सकते हैं एक वॉच डॉग के तौर पर बीसीएसबीआई काम करता था। बीसीएसबीआई जो है एक लूप होल था जो हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत था, उसे फिल करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले तो आपको इस कमेटी का नाम याद रहना चाहिए। एसएस तारापोर साहब कमेटी जो थी, इसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई के द्वारा और बैंकों के द्वारा मिलकर इन कोड्स को तैयार किया गया। फरवरी 2006 की बातें हैं। ये जो कोड्स हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दीज वर द वॉलंटरी कोड्स। ये कैसे कोड थे? ये वॉलंटरी कोड्स थे। ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी कि बैंकों को इसके तहत तो बाध्य किया जा रहा है और चीजें मैंडेटरी हैं, इन्हें करना जरूरी है। लेकिन बैंक एक संस्था है और संस्था हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगी, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जरूरी है कि सर्विसेज बेहतर हो, और इसके लिए जरूरी है कि वो कुछ ऐसे कोड्स को फॉलो करें अपने ऑपरेशंस में, अपनी एक्टिविटीज में, जिससे उसके ऑपरेशंस जो हैं वो सफलता की तरफ जाएं और साथ साथ में बैंक प्रॉफिट अर्न करे और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़े। बीसीएसबीआई इज अब ये इज क्या, ये वॉज हो चुका है, इस चीज को समझना जरूरी है कि बीसीएसबीआई को डिसॉल्व कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में, है ना। तो बीसीएसबीआई जो है, बीसीएसबीआई was वॉलंटरी कोड्स, और इसके तहत क्या बताया गया कि विच सेट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो बैंकों के द्वारा जो ऑपरेशंस, जो एक्टिविटीज रन की जाती हैं, जिसकी मदद से बैंक्स अपने कस्टमर को डील करते हैं, उनको कुछ उनके अंतर्गत कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है उन प्रैक्टिसेस में, जो कि बैंक्स फॉलो करें व्हाइल डीलिंग देयर इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है। तो अभी तक की इतनी बातें जो आपको बताई गई हैं, यहां पर ये सबसे काम की बात है। ये कमेटी किसके द्वारा सेटअप किया गया है, कब सेटअप हुआ है, इसका एब्रिविएशन, ये किस प्रकार के कोड्स हैं, वॉलंटरी कोड्स हैं, ठीक है। और जब इन कोड्स की हम बात करते हैं, इन कोड्स की जब भी हम चर्चा करते हैं, तो ये इनका की कमिटमेंट क्या है, इन कोड के तहत जो की कमिटमेंट है मेंबर बैंक्स का। बीसीएसबीआई क्या है? बीसीएसबीआई, दीज आर द वॉलंटरी कोड्स, और ये वॉलंटरी कोड के तहत बैंक जो हैं वो मेंबर के तौर पर जुड़ते हैं बीसीएसबीआई के साथ। ये कोड्स जो हैं
ये कोड्स मेंबर बैंक्स फॉलो करते हैं अपने ऑपरेशन, अपने एक्टिविटीज में। इसके तहत ये कमिटमेंट लेते हैं एक प्रकार का कि हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, कस्टमर के साथ फेयर ट्रीटमेंट। राइट टू ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहां पर क्या है कि जब भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उसमें कोई हिडन फैक्टर्स नहीं रहेंगे, हिडन कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहेंगी, सारी बातें एकदम क्लियर रहेंगी कस्टमर के समक्ष। फेयर एंड ऑनेस्टी डीलिंग, राइट टू सुटेबिलिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कंपनसेशन, मतलब कस्टमर की कोई कंप्लेन है तो उसे सुलझाना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब जब हम ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात करते हैं तो यहां पर आ जाती है बातें ओम्बड्समैन की। किसकी बात आ जाती है? ओम्बड्समैन की बातें, ठीक है। लेकिन आपको यह भी बात पता होनी चाहिए कि वर्ष 2021 की बात है, बैंक ओम्बड्समैन जो होते हैं, बैंक ओम्बड्समैन, एनबीएफसी ओम्बड्समैन और डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित जो ओम्बड्समैन थे, डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए जो ओम्बड्समैन थे, इनको इंटीग्रेट कर दिया गया वर्ष 2021 में। 2021 में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करके रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 को तैयार किया गया, 2021 को प्रिपेयर किया, ठीक है, इसको तैयार किया गया। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बीसीएसबीआई वॉलंटरी कोड्स, इसके अंतर्गत दो स्पेशल कैटेगरीज के कोड्स निकाले गए। एक कोड्स जो थे जो कस्टमर को डील करने के लिए, कस्टमर के साथ जब भी बैंक डील करता है तो किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है उससे संबंधित थी। दूसरी चीज थी ऐसे कोड्स जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से संबंधित थे, एमएसएमई से संबंधित थे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड द सेकंड वन इज द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो डिटेल कोड जो है ये बैंकों की ब्रांचेस की जो वेबसाइट्स होती है वहां पर अवेलेबल होते हैं। अब ये जो बीसीएसबीआई है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2020 में 2020 में आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। आरबीआई के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? डिसॉल्व कर दिया गया। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर तय किया गया कि ये जिम्मेदारी उठाएगी, और उसका नाम क्या है? सीपीडी। सीपीडी स्टैंड फॉर कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सीपीडी अब बीसीएसबीआई की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। तो बीसीएसबीआई कैसे सामने आया, इसका क्या मतलब था, कौन सी कमेटी थी, किस प्रकार के कोर्ट्स इसके अंतर्गत आते थे, कब इसे डिसॉल्व किया गया, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री, नोडल डिपार्टमेंट कैसे तैयार किया गया, ये सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी गई आपको। साथ साथ में ओम्बड्समैन से जुड़ी हुई बातें, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, वन नेशन वन ओम्बड्समैन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत बैंकिंग ओम्बड्समैन जो 2006 में आए, एनबीएफसी से ओम्बड्समैन जो 2018 में आए और डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित ओम्बड्समैन जो 2019 में आए, इनको इंटीग्रेट करके आरबीआईएस 2021 वाला कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। यहां पर हमने चर्चा की माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएससीज। हमें एमएसएमई से संबंधित बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस बार के बजट में, इस बार के बजट की जब हम चर्चा करते हैं तो बजट 2025-26 2025-26 बजट 2025-26, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ अनाउंसमेंट की गई है, कुछ गाइडलाइंस में परिवर्तन किए गए हैं। जैसे सबसे पहली बात तो क्रेडिट गारंटी कवर जो है इसको एनहांस किया गया है। क्रेडिट गारंटी कवर को एनहांस किया गया है और एनहांस करके क्या किया गया है? माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है एमएससीज, इनके लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसे बढ़ाकर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। यानी कि जो ये क्रेडिट गारंटी कवर है इसे 2x कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2x कर दिया गया। सेकंड वन, स्टार्टअप्स के लिए जो ये कवर है इसे पहले 10 करोड़ हुआ करता था, बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। एक्सपोर्टर एमएसएमईज जो है उनके लिए टर्म लोन का जो क्राइटेरिया था वो बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया। तो सारी कंडीशन जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये कितनी कर दी गई? पहले जितनी भी थी उसे बढ़ाकर 2x कर दिया गया। दूसरी बात, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा। इस पर्टिकुलर सेक्टर से संबंधित एक एक्ट है एमएसएमईडी एक्ट 2006। तो एमएसएमईडी एक्ट 2006 की जब चर्चा की जाती है
इसे याद रखिएगा। इसमें वर्ष 2020 में संशोधन हुए थे, फिर 2025 के बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट की गई और उन्हीं अनाउंसमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, इन दोनों सेक्टर्स के लिए चीजें क्राइटेरिया सेम कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो यहां पर 2.5 गुना कर दी गई है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पहले ये लिमिट थी 1 करोड़ की, इसे बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो गाइडलाइन थी 10 करोड़ की थी, इसे बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 50 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 125 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, 125 करोड़ कर दिया गया। आगे बात करें, अब हम बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। जो टर्नओवर लिमिट है एमएसएमईज के लिए, उसमें जो परिवर्तन किया गया है वो 2x कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2x कर दिया। आपने देखा पिछला कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, इन्वेस्टमेंट लिमिट को यहां पर 2.5 टाइम किया गया था। जो भी एग्जिस्टिंग लिमिट थी उसे बढ़ाकर 2.5 टाइम कर दिया गया था। जब हम टर्नओवर की लिमिट की बात करते हैं तो इस लिमिट को बढ़ाकर 2x कर दिया गया। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो लिमिट पहले 5 करोड़ हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो लिमिट पहले 50 करोड़ हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो लिमिट पहले 250 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह से जो एमएसएमई सेक्टर के लिए टर्नओवर की लिमिट थी, पहले की एग्जिस्टिंग लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। तो ये एमएसएमई सेक्टर जो कि हमारे देश का प्रायोरिटी सेक्टर है, उससे संबंधित जो नई गाइडलाइंस हैं उनके बारे में ये जानकारी आपके सामने है। अब इस पर्टिकुलर शॉर्ट सेशन को मैं यहां पर समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन समाप्त करने से पहले आपके लिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके जीआईबी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जीआईबी महापैक, देखिए आप सभी बैंकर की कोशिश ये रहती होगी कि आप एक बार में अपने सारे पेपर क्लियर कर लें। बहुत सारे बैंकर्स नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है। आप सभी प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास समय की कमी है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पैक के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यह होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर बैच के अंतर्गत आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फाउंडेशन बैच से लेकर एमसीक्यू बैच, केस स्टडी बैच, कैप्सूल बैच और क्रैश कोर्स तक के सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। आप यहां पर अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को भी और दुरुस्त बना सकते हैं, और इस नजरिए से महापैक को वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम देते हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए मात्र 2799 में है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5999 का अवेलेबल है। अगली बात, हम बात कर रहे हैं यहां पर जीआईबी फाउंडेशन बैच की, जिसकी कीमत मात्र 1999 है। इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि हम आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। आपके सारे पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो पेपर को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ साथ में जब बहुत सारे बैंकर्स ये सोचते हैं कि आखिरी के 1 हफ्ते में पढ़कर हम पेपर क्लियर कर लेंगे, और पेपर का लेवल लगातार आईआईबीएफ जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेवल को हाई कर रहा है, इस नजरिए से आपकी फाउंडेशन क्लियर होना जरूरी है। और ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में है, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बैंकर्स की भारी डिमांड पर हमने जीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच को भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत भी सेम है। अगर आप पिछले बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए तो इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। एक और खास बात, अगर आप महापैक के साथ जुड़ चुके हैं तो आपको यह बैच दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महापैक के अंतर्गत आपको इन बैचेस का एक्सेस मिल रहा है। इंडिविजुअल बैचेस, किसी बैंकर का कोई एक पेपर रह गया है तो आप उसके लिए पूरा पैक परचेज ना करिए, आप किसी इंडिविजुअल बैच का हिस्सा बन जाइए, आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बुक्स का रोल बहुत बड़ा होता है। जैब बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, ये मार्केट में जैब एग्जाम से संबंधित सबसे बेहतरीन बुक है। इसके अंतर्गत आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स, ये सब आपको यहां पर मिल जाता है मात्र 1224 में। साथ ही साथ में आप इन बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। कोई बैंकर किसी इंडिविजुअल बुक को परचेज करना चाहता है तो उसका भी यहां पर ऑप्शन उपलब्ध है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर आप रेज कर सकते हैं। हमारी टीम हर संभव आपके डाउट्स और क्वेरीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।